पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर की वसातत से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को, इनके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसी तरह जो आईजी इस्लामाबाद हैं और एसएसपी और डीआईजी इस्लामाबाद और दीगर जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सरदार लतीफ़ खोसा ने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए कंप्लेंट दायर की है और उसमें 38 ज़ख्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की फहरिस्त लगाई है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो ज़ख्मी कारकुन हैं उनके ऊपर तो शदीद दबाव है कि आपने किसी सूरत भी स्टेटमेंट नहीं देना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 38 ऐसे कारकुनों को मैनेज करने में कामयाब हो गई है जो उन्हें लगता है कि वो आकर अदालत में स्टेटमेंट देंगे। तो 38 ज़ख्मी पीटीआई कारकुनों की फहरिस्त भी साथ मुंसलिक की गई है। इसके अलावा पीटीआई के 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी साथ लगाई गई है। ये जो लिस्ट नाज़रीन साथ लगाई गई है ये कल मेरे पास आई थी, मैंने इसको देखा है और ये ऑफिशियल लिस्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन इसमें पता नहीं लिखा हुआ, आईडी कार्ड नंबर इसके अंदर शामिल नहीं है। तो जो डिटेल्स आपको उस बंदे तक पहुंचाते हैं जो लापता है उस हवाले से नहीं है। तस्वीर भी साथ होनी चाहिए थी, डिटेल काम होना चाहिए था 17 दिन के बाद। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम 139 लोगों को, और हो सकता है उन्होंने शायद इसलिए भी ये किया हो कि अगर हम ज़्यादा इनकी तफसीलात देंगे तो इनके घरों में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा तफसीलात देंगे तो इनके ऊपर बहुत दबाव डाला जाएगा, इनके घर वालों को तंग किया जाएगा, तो इसलिए शायद या ख़रीदने की कोशिश की जाएगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी फ़िलहाल 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी इसके साथ लगाई है और इस्तदा की गई है ये क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करके वज़ीर आज़म समेत दीगर फ़रीक़ैन को तलब किया जाए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर और 2 सूबाई असम्बली के रुकन भी बतौर गवाह इसके अंदर शामिल हैं और कंप्लेंट में इस्तदा की गई है कि फ़रीक़ैन के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको बुलाया जाए और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। एफआईआर के लिए अभी तक पुलिस से रब्ता नहीं किया, लेकिन ये क्रिमिनल कंप्लेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है और इस पर भी शुकूक व शुबहात का लोग इज़हार कर रहे हैं। देखिए अब तक की जो सूरत हाल है ना उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल ईजी करके। बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम ये एक तरफ खड़े हैं और इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूद है क़यादत वो और पीडीएम की जमातें और इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़े हैं। यानी ये ऐसा ही लगता है कि मुकाबला इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और इमरान खान की पार्टी इस वक्त इमरान खान की बात नहीं मान रही, वो हर बात इस्टेब्लिशमेंट की मान रही है। वो इस्टेब्लिशमेंट के कैंप में खड़ी है, चाहे मजबूरन खड़ी है, चाहे डर के खड़ी है, चाहे लालच से खड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त सख्त मुकाबला चल रहा है। यानी जो कुछ भी मुज़ाकरात के हवाले से हुआ उसको अगर आप स्टडी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये शदीद शर्मिंदगी की बात है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुंह से कह रही है कि जी हमने मुज़ाकरात का कहा था लेकिन हुकूमत ने हमें तज़हीक का निशाना बनाया। एक्चुअली इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा क्यों था, मैंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जानने की कोशिश की, इमरान खान साहब के जो करीबी सोर्सेज हैं वहाँ से भी, तो मुझे 2 चीज़ें पता चली हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि जो लोग इमरान खान साहब को जाकर सानेहाए डी चौक के बाद जेल में मिले हैं उन्होंने इमरान खान साहब को पूरी पिक्चर नहीं बताई थी। उन्होंने इमरान खान साहब को बताया था कि ठीक है जी वहाँ पे हालात ख़राब हुए हैं, हमारे कुछ लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, दूसरी तरफ के बंदे जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। उन्होंने ये बताया था कि उधर भी शहादतें हुई हैं, इधर भी हुई हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो रेंजर्स वाले हैं वो एक हादसे की नज़र हो गए हैं, उनकी शहादतें हुई हैं लेकिन वो एक हादसा था और उसकी रिपोर्टिंग मौके पे ही हो गई थी। लेकिन इमरान खान साहब को ये तासुर दिया गया जेल के अंदर कि जैसे दोनों तरफ बड़ा शदीद टॉर्चर हुआ है और इधर भी लोग शहीद हो गए, उधर भी लोग शहीद हो गए। लेकिन साथ ये भी तासुर दिया गया कि इस वक्त बहुत दबाव है हुकूमत के ऊपर, अगर हम कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो यहाँ पर हम इन मामलात में हुकूमत को दबाव में ले सकते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए से अपनी चीज़ें मनवा भी सकते हैं। और फिर इमरान खान साहब को जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चली तो कहानी कोई और निकली। जब उनकी फैमिली जाकर मिली उन्होंने बताया जी ये तो वन साइडेड था, लोगों को तो घेर के गोलियां मारी गई हैं लाइटें बंद करके और अभी तक तो लाशों का ही नहीं पता किधर गई और लोगों की लाशें वापस भी नहीं की जा रही। सैकड़ों लोग जो हैं वो लापता हैं।
अभी अलीमा खान का जो स्टेटमेंट है वो आपको इसकी तस्दीक करेगा, जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया। मैं उसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। उन्होंने अंग्रेज़ी में इसको लिखा अपने ट्वीट को। इमरान खान 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कत्लेआम होने वाले जो कत्लेआम के बारे में बदस्तूर बहुत परेशान है। वो वाकई शोहदा के बारे में और जो सैकड़ों लापता अफराद हैं उनके बारे में और शहीदों और ज़ख्मियों के अहल खाना को दी जाने वाली धमकियों के बारे में परेशान है। मुतासरीन को धमकाया जा रहा है कि वो अपनी गोली से लगने वाले ज़ख्मों के बारे में बात ही ना करें, यानी जो ज़ख्मी हुए हैं वो ये बात ही ना करें कि गोली से ज़ख्मी हुए हैं, और ना ही ऐनी शाहिदीन के बयानात दें, यानी वो गवाही देने के लिए भी ना आए कि मुझे गोली लगी थी। और इमरान खान साहब ने जैसा कि 15 दिसंबर को यौम शहादत का, शोहदा के दिन का यौम शोहदा का ऐलान किया है, तो पेशावर में शहीद ज़ख्मी और उनके अहल खाना के लिए दुआए मगफिरत की जाएगी। इमरान खान ने यह भी अपील की है कि पाकिस्तान के दीगर शहरों और दुनिया भर में भी दुआएं की जाएं शोहदा के दिन के हवाले से। हम दुआ करते हैं कि लापता होने वाले कई सौ में से ज़्यादातर जिंदा मिल जाएं, क्योंकि इनकी तलाश पुलिस स्टेशनों और जेलों में बदस्तूर जारी है। ये उनका स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की बहन का, अलीमा खान साहिबा का, इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन अब मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब को जब उन्होंने ये फैसला किया कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, तो उनके पास जो कार्ड मौजूद था उन्होंने कहा मैं उसको खेलता हूं, मैं सिविल नाफरमानी के लिए जाऊंगा। अब इसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो बहुत तगड़ा पॉलिटिकल लीडर हो जिसे ये पता हो कि वो अकेला ऐसा लीडर है जो ये कॉल दे सकता है। यानी सिविल नाफरमानी की कॉल पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे सका। इमरान खान साहब खुद भी एक दफ़ा नाकाम हुए 2014 में, लेकिन 2014 के इमरान खान में और 2024 के इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब लोग इमरान खान को किसी और तरह जानते थे, अब लोग इसको एक बहुत बड़े लीडर की तरह जानते हैं और एक बहुत बड़ी रेजिलियंस की एक मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को अब पाकिस्तानी जानते हैं, जो हार नहीं मानता। और वो वज़ीर आज़म के तौर पे वो पाकिस्तानियों के साथ जो कर चुके हैं, जैसे उन्होंने कोविड को निपटाया, जैसे उन्होंने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को निकाला, जैसे आलमी सतह के ऊपर उन्होंने इस्लामोफोबिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ उठाई। तो अब इमरान खान साहब का करैक्टर कुछ और है लोगों की नज़रों में। और जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके साथ जुड़े हैं या पाकिस्तान के अंदर लोगों की बड़ी तादाद उनके साथ खड़ी है, तो इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो ये कॉल दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने आखिरी पत्ते के तौर पे इसको रखा हुआ था, लेकिन जब उन्हें हकायक पता चले तो उन्होंने फिर फाइनली मजबूर होकर ये कॉल दी कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो हम देने जा रहे हैं जी सिविल नाफरमानी की कॉल। अब सिविल नाफरमानी की कॉल है, लेकिन इमरान खान साहब ने हिफ्ज़े मा तकद्दुम, ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, या जिसे कहते हैं हुज्जत तमाम करना। इमरान खान साहब ने हुकूमत के पास कोई बहाना ना रहे, कल को कोई इमरान खान साहब के ऊपर नया बयानिया लेकर चढ़ाई ना करें या उनके ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगें। तो इमरान खान साहब ने 2 शराइत के साथ हुकूमत को मुज़ाकरात का आखिरी मौका दिया था। ये ज़रा बात अपने जहन में रखें, इमरान खान ने मुज़ाकरात का इसलिए नहीं कहा था अपनी पार्टी को कि जाओ और जाके मौके से फ़ायदा उठाओ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर लो और शहीदों का खून बेच दो। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं सिविल नाफरमानी में जा रहा हूं और मैंने ये जाना है। इनके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि मेरी 2 चीज़ें मान लें। नंबर 1, मेरे जो बेगुनाह लोग हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। नंबर 2, 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए।